जुलाई 1936 में रेसिंग के दौरान उनकी कार का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ। जब सोइचिरो ने हॉस्पिटल में आंखें खोली तो उन्हें पूरी बॉडी में एक्यूट पेन महसूस हो रहा था। उनका फेस बुरी तरह से इंजर्ड था, लेफ्ट शोल्डर डिसलोकेट हो चुकी थी और रिस्ट फ्रैक्चर हो चुकी थी। सैडली होंडा के पास अब रेसिंग को हमेशा के लिए छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें रिकवर होने में पूरे 18 महीने लग गए और इस दौरान उन्होंने ऑटोमोबाइल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने का फैसला लिया। वो अब पिस्टन रिंग्स को मैन्युफैक्चर करने वाले थे। पिस्टन रिंग्स कार्स में लगने वाला एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है और उस समय काफी डिमांड में भी था। उन्होंने गैराज की जिम्मेदारी अपने एम्प्लॉइज को दे दी और 1937 में टोकाई सेकई नाम की कंपनी को एस्टैब्लिश किया। 50 नए एम्प्लॉइज हायर किए और काफी एक्सपेंसिव मशीन्स भी खरीद ली। उन्हें पिस्टन रिंग्स बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए फैमिली और फ्रेंड्स ने उन्हें इस बिजनेस के अगेंस्ट वार्न किया, लेकिन सोइचिरो नहीं माने। उनका कहना था कि अगर मैं किसी चीज को केवल एक बार देख लूं तो मैं उसे बना सकता हूं। I can build anything if I see it just once। वो दिन रात फैक्ट्री में अपने वर्कर्स के साथ काम पे लग गए। कई महीने बीत गए और उनकी सारी सेविंग्स खत्म होने लगी। अल्टीमेटली फैक्ट्री को चालू रखने के लिए उन्हें अपनी वाइफ की ज्वेलरी बेचनी पड़ी, लेकिन इन सब के बाद भी वो एक प्रॉपर पिस्टन रिंग बनाने में फेल हो गए। फाइनली सोइचिरो को रियलाइज हुआ कि उनके पास एक प्रॉपर पिस्टन रिंग बनाने के लिए सफिशिएंट नॉलेज नहीं है। इसीलिए उन्होंने 31 की एज में हामामात्सु हाई स्कूल में मेटलर्जी पढ़ने के लिए एक स्पेशल स्टूडेंट के तौर पे एडमिशन ले लिया। उन्होंने अपनी लर्निंग्स को फैक्ट्री में अप्लाई किया और फाइनली नवंबर 1937 में उन्होंने एक एक्सेप्टेबल पिस्टन रिंग बना ली। अगले 2 सालों में वो अब न केवल टोयोटा और बाकी कंपनीज को सक्सेसफुली पिस्टन रिंग सप्लाई कर रहे थे, बल्कि नेवी के लिए भी पार्ट्स और मशीनरीज बनाना चालू कर चुके थे। 1940s तक उन्होंने एक मैसिव प्लांट सेटअप कर लिया था और उनका बिजनेस काफी तेजी से ग्रो हो रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक मेजर ट्विस्ट आता है। ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था और जापान और अमेरिका आपस में वॉर लड़ रहे थे। वॉर के दौरान एक दिन आसमान से अमेरिकन फाइटर जेट्स ने बॉम्बिंग करी और सोइचिरो के प्लांट को बुरी तरह से डैमेज कर दिया। वो इस हादसे से रिकवर कर ही रहे थे कि 1945 में हामामात्सु एरिया में एक मेजर अर्थक्वेक आता है और उनका प्लांट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। वॉर के बाद तक उनकी सालों की मेहनत और उनकी कंट्री दोनों ही बर्बाद हो चुके थे। वो वापस से जीरो पे आ चुके थे। सोइचिरो ने अपनी कंपनी के बचे कुछ एसेट 4.5 लाख येन में बेच दिए और काम से ब्रेक ले लिया। इसी दौरान उन्हें जापानीज आर्मी का एक जनरेटर मिला जो आर्मी अपने वायरलेस रेडियोस को चलाने के लिए यूज करती थी। इंजन को एग्जामिन करने के बाद सोइचिरो के मन में एक ऐसा आइडिया आया जिसने आज की होंडा कंपनी की नींव रखी। एक्चुअली वॉर के बाद फ्यूल की काफी कमी थी, जिस कारण उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसीलिए ज्यादातर लोगों को हर जगह साइकिल से ही ट्रैवल करना पड़ता था। सोइचिरो का आइडिया था इसी साइकिल को मोटराइज करने का। इस काम के लिए उन्होंने 1946 में होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। अपनी स्किल्स का यूज करके इस मिलिट्री इंजन को मॉडिफाई किया और साइकिल्स में फिट कर दिया, जिससे अल्टीमेटली एक अफोर्डेबल मोटरसाइकिल बन के तैयार हो गई और ये एक इंस्टेंट सक्सेस भी बन गई। लेकिन 2 प्रॉब्लम्स थी। पहली ये कि उनके पास केवल 500 मिलिट्री इंजन्स बाकी थे, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा थी। दूसरा ये कि मिलिट्री इंजन्स भी पेट्रोल पे चलते थे और पेट्रोल काफी एक्सपेंसिव था। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सोइचिरो ने खुद का इंजन डिजाइन किया और उससे यूज करके मोटरसाइकिल्स बनाने लगे। इन मोटरसाइकिल्स की खास बात ये थी कि इन्हें चलाने के लिए 100% पेट्रोल की जरूरत नहीं थी। पाइन ट्री की रूट से बनने वाला रेजिन और पेट्रोल को मिक्स करके जो फ्यूल बनता था, ये मोटरसाइकिल्स उससे भी चल सकती थी। यही कारण था कि सोइचिरो की ये जुगाड़ू मोटरसाइकिल हाथों हाथ बिकी। इस सक्सेस के बाद सोइचिरो ने एक प्रॉपर मोटरसाइकिल बनाने का सपना देखा और इसे अंजाम देने के लिए उन्होंने एस्टैब्लिश किया द होंडा मोटर कंपनी। और केवल 1 साल बाद 1949 में उन्होंने अपनी पहली कंप्लीट मोटरसाइकिल बना ली। उन्होंने इसका नाम रखा ड्रीम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मोटरसाइकिल मार्केट में फेल हो गई। ड्रीम मोटरसाइकिल की स्पीड और स्टाइल दोनों बहुत अच्छा था, लेकिन साथ में ये उतनी ही हैवी और एक्सपेंसिव थी, जिस कारण ये कॉमन जापानीज मैन के लिए सूटेबल नहीं थी। इस फेलियर के बाद सोइचिरो ने ठान लिया कि वो मिडिल क्लास के लिए एक परफेक्ट मोटरसाइकिल बनाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ज्यादा पावर जनरेट करने वाले इंजन्स ज्यादा बड़े और हैवी भी होते थे, जिस कारण पूरी बाइक भी हैवी हो जाती थी। इसीलिए 1952 में सोइचिरो ने
कब नाम का इंजन डिजाइन किया, जो साइज में तो काफी छोटा था लेकिन साथ में बहुत पावरफुल था। ये इनोवेशन उस टाइम के हिसाब से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और इसीलिए उन्हें जापान का ब्लू रिबन अवार्ड भी मिला। इंजन बन चुका था और अब बारी थी मोटरसाइकिल बनाने की। उन्होंने पूरी दुनिया ट्रैवल की, कई एक्सपर्ट से मुलाकात की और मोटरसाइकिल डिजाइन को डीपली समझा और फाइनली 1958 में लॉन्च की अपनी रिवॉल्यूशनरी टू व्हीलर द सुपर कब। सुपर कब एक अफोर्डेबल और हाईली एफिशिएंट मोटरसाइकिल थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि इसे लिटरली कोई भी चला सकता था। इसीलिए लॉन्च होते ही इसने जापान में कंपटीशन को ऑलमोस्ट इंस्टेंटली किल कर दिया। अर्ली 1960s तक होंडा जापानीज मार्केट में नंबर 1 बन चुके थे। साथ ही साथ वो हर साल लाखों मोटरसाइकिल्स पास के देशों में एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन वर्ल्ड के सबसे बड़े मार्केट को कैप्चर करना अभी भी बाकी था और वो मार्केट था अमेरिका। उस समय अमेरिका में मोटरसाइकिल्स की रेपुटेशन काफी खराब थी। वहाँ के लोग मानते थे कि मोटरसाइकिल्स केवल क्रिमिनल्स और बाइकर गैंग्स वगैरह यूज करते हैं। इस इमेज को बदलने के लिए उन्होंने टाइम, लाइफ और लुक जैसी प्रेस्टिजियस और पॉपुलर मैगजीन्स में अपनी मोटरसाइकिल्स का एड किया। लेकिन उन्होंने बड़ी ही स्मार्टली किसी भी एड में मोटरसाइकिल वर्ड का यूज नहीं किया। होंडा चाहता था कि अमेरिका के शरीफ लोग उनकी बाइक्स को अपनाएं। इसीलिए उन्होंने अपने एड्स की टैगलाइन को भी बड़ी ही स्ट्रेटेजिकली चुना। उनकी टैगलाइन थी यू मीट द नाइसेस्ट पीपल ऑन अ होंडा। उन्होंने इस एड में हाउसवाइफ्स, वर्किंग प्रोफेशनल और स्टूडेंट जैसे कॉमन लोगों को होंडा चलाते हुए दिखाया। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी सक्सेसफुल हुई कि 1968 तक होंडा ने अमेरिका में 10 लाख मोटरसाइकिल्स बेच दी और 1973 तक वहां का 43% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। होंडा वाज ऑन अ रोल। वो एक के बाद एक नए और इम्प्रूव्ड मॉडल्स लॉन्च करते जा रहे थे और वो 1960s में ही दुनिया के सबसे बड़े मोटरसाइकिल ब्रांड बन चुके थे। लेकिन सोइचिरो का बचपन का सपना अभी भी अधूरा था। अब टाइम आ चुका था उसे पूरा करने का, खुद की कार्स बनाने का। 1960s में जापान में ऑलरेडी टोयोटा, निसान और सुजुकी जैसी कंपनीज थी जो कार मार्केट को रूल कर रही थी। कंपटीशन बहुत ही स्टिफ था, इसीलिए सभी ने सोइचिरो को कार मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लेने से मना किया। लेकिन सोइचिरो डिसीजन ले चुके थे। उन्होंने मैसिव टाइम और मनी इन्वेस्ट करके 1963 में अपना पहला 4 व्हीलर लॉन्च किया। लेकिन उनका पहला 4 व्हीलर कोई कार नहीं थी, बल्कि T360 नाम का एक पिकअप ट्रक था। अनफॉर्चुनेटली ये ट्रक कमर्शियली एक फेलियर था। होंडा की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह हार नहीं मानी। उन्हें मोटरसाइकिल मार्केट में सक्सेस तब मिली थी जब उन्होंने एक कॉमन मैन के लिए मोटरसाइकिल बनाई थी। सिमिलरली 1967 में उन्होंने एक कॉमन जापानीज फैमिली के लिए होंडा N360 लॉन्च की, जो एक स्पेशियस और हाई माइलेज देने वाली कार थी। लेकिन उसकी यूएसपी थी उसका प्राइस। N360 अपने कॉम्पिटिटर से अराउंड 25% चीपर थी, इसीलिए इसने लॉन्च होते ही जापानीज मार्केट को डिसरप्ट कर दिया। जापान में तो सक्सेस मिल चुकी थी, लेकिन अपने 4 व्हीलर से एक ग्लोबल इम्पैक्ट करना अभी भी बाकी था। 1970s में होंडा ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया। उस समय पूरे वर्ल्ड में एक ऑयल क्राइसिस चल रहा था, जिस कारण फ्यूल बहुत एक्सपेंसिव था। साथ में यूएस गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल से होने वाले पोल्यूशन के कारण काफी कंसर्न थी। The great question of the 70s is, shall we surrender to our surroundings, or shall we make our peace with nature and begin to make reparations for the damage we have done to our air, to our land, and to our life? इसीलिए उन्होंने क्लीन एयर एक्ट के थ्रू ऑटोमोबाइल कंपनीज के ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगा दिए। मतलब अब उन्हें बिजनेस करने के लिए अपने इंजन्स को इस तरह मॉडिफाई करना होगा जिससे वो कम पॉल्यूशन करें। इस रेगुलेशन के बाद सभी कार कंपनीज ने लॉयर्स को हायर करके यूएस गवर्नमेंट के अगेंस्ट केसेस फाइल कर दिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ होंडा ने लॉयर्स की जगह बेटर इंजीनियर्स को हायर करके अपने इंजन को बेटर बनाने पे काम चालू कर दिया। अगले कुछ सालों में होंडा ने कंपाउंड वॉर्टेक्स कंट्रोल्ड कंबशन इंजन, शॉर्ट में CVCC इंजन लॉन्च किया। ऑटोमोबाइल की दुनिया में ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था। ये इंजन ना केवल पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फिनोमिनल था, बट वो साथ में काफी फ्यूल एफिशिएंट भी था और किसी और कंपनी का इंजन इसके आसपास भी नहीं था। होंडा ने 1975 में इसी इंजन के साथ अपनी होंडा सिविक को लॉन्च किया। ये कार कस्टमर्स और गवर्नमेंट दोनों की रिक्वायरमेंट्स को 100% सेटिस्फाई कर रही थी एंड एज एक्सपेक्टेड इसने अमेरिकन कार मार्केट को हिला के रख दिया। होंडा सिविक आगे चल के वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार्स में से एक बनी और इसके नए मॉडल्स आज भी मार्केट में बिकते हैं। The all-new 2022 Honda Civic Sedan.
इस सक्सेस के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। होंडा ने इसके बाद होंडा अकॉर्ड और होंडा सिटी जैसे मॉडल्स लॉन्च किए जिसने अपस्केल कस्टमर सेगमेंट